9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। साथियों, भारत में कुल 10 करोड़ से भी अधिक आदिवासी जातियां हैं। प्रकृति की रक्षा करने वाला धरती पर जीव अविनाशी है। शुक्र मनाता है हर पल आदि का ये भारत का आदिवासी है। सन 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासी दिवस की घोषणा की थी। 1994 से भारत में मनाया जाता है और हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, जिसमें हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे रहन सहन के बारे में, हमारे पहनावे के बारे में सब कार्यक्रम किए जाते हैं। आदि का अर्थ है प्राचीन, यानी आदिवासी ही देश का मूल निवासी है। आदि का अर्थ है प्राचीन, यानी आदिवासी ही देश का मूल निवासी है। आपस में हमेशा मिलकर रहना मूल निवासियों ने हमें सिखाया है। वनों पर्वतों को बचा करके धरती को स्वर्ग बनाया है। आज आदिवासी शिक्षा के अभाव के कारण जागरूक नहीं है और सरकार की अन्य योजनाओं से वंचित है, क्योंकि आदिवासी अनपढ़ है, अज्ञान है और अज्ञानता के कारण वो बहुत सारी योजनाओं से वंचित है। उनको बहुत सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। तो आज भाइयों एवं साथियों, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आज हम संकल्प लें कि ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी भाइयों को, आदिवासी बच्चों को हम शिक्षा के स्तर में आगे लाने की कोशिश करें। उनका शिक्षा का प्रचार करें और शिक्षा का महत्व समझाएं कि हमें शिक्षित क्यों होना चाहिए। तो जिंदगी को और भी जिंदा बनाएंगे, जिंदगी को और भी जिंदा बनाएंगे हम, कलम से खून का रिश्ता निभाएंगे। ताज और मीनार किस काम के? ताज और मीनार किस काम के? सबसे पहले आदमी का घर बनाएंगे। साथियों, शिक्षा की बात अगर की जाए तो 17 जून 2017 को दैनिक जागरण पेपर में यह न्यूज आया था छपकर कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उस देश पर किसी अणु बम या परमाणु बम या कोई शस्त्र चलाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उस पर कोई अस्त्र शस्त्र या कोई बम डालने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? उस देश की शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए तो वह देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। और वही हो रहा है आज हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि वही हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो रही है। आज हमारे देश के जो भी शासक बने हुए हैं, जो भी देश को चला रहे हैं, वो शिक्षा को लेकर षड्यंत्र रच रहे हैं और वह षड्यंत्रकारी कानून उन्होंने पहले से ही पास कर लिया है। अगर भारत के इतिहास पर हम गौर करें तो प्राचीन काल से ही क्या था? शिक्षा का विकास हुआ था भारत में। प्राचीन काल से ही, बहुत लंबे समय पहले ही शिक्षा का विकास भारत में था। बुद्ध काल में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैन ऐसे विश्वविद्यालय का निर्माण भारत में हुआ था और विदेशों से, अन्य देशों से लोग आकर भारत में आकर ज्ञान प्राप्त करके जाते थे। ऐसा संपन्न था हमारा देश। प्राचीन काल में अगर दुनिया का 1 रुपया बजट था तो अकेले भारत का उसमें 35 पैसा होता था। समझ रहे हो? पूरे विश्व का 1 रुपया तो भारत का 35 पैसा। इतना संपन्न और इतना अमीर था हमारा देश। अकेले भारत का 35 रुपया उसमें होता था। अन्य देश, पूरे विश्व में कितने देश है गिनती लगा के देख लेना। इतना संपन्न था हमारा देश, सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था उसको। हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका को जब कपड़े पहनने की अक्ल नहीं थी तब हमारे देश में विश्वविद्यालय थे। अमेरिका को जब कपड़े पहनने की अक्ल नहीं थी तब हमारे देश में विश्वविद्यालय थे। भारत की ऐसी स्थिति का कारण क्या है?
ऐसा क्या हुआ जो भारत की ऐसी स्थिति हो गई? हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन किए, प्राचीन काल से वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ, क्योंकि ब्राह्मणों के पास दो हथियार हैं। क्या है? एक तो विभाजन करो और दूसरा अज्ञानता फैलाओ, और यही काम उन्होंने किया हमेशा से। तो अज्ञानता की वजह से हम ब्राह्मणों के षड्यंत्रकारी दिमाग को समझ नहीं पाए और आज तक समझ नहीं पा रहे। आज तक भाई भाई से लड़ रहा है। गांव में हमारे आदिवासी भाइयों को देख लो आप, ये जो षड्यंत्रकारी दिमाग है इनका, ब्राह्मणों का, ये ब्राह्मण केवल 3.5% है और हम ST SC OBC 85% हैं देश में। तो हमारे क्या है, हम बहुसंख्यक हैं और ये अल्पसंख्यक है, थोड़े से हैं। तो इस बात को आज तक हम समझ नहीं पा रहे। ये तो हमको कैसे समझ में आया? 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ। संविधान के पहले भी ब्राह्मणों का एक धर्म ग्रंथ था जिसमें लिखा था, मनुस्मृति नाम का धर्म ग्रंथ था, जिसमें शिक्षा का, संपत्ति का, शस्त्र का, ये सब अधिकार हमको नहीं था। पहले ये कानून चल रहा था पर हम पैदा नहीं हुए थे, मैं पैदा नहीं हुआ था, आप नहीं हुए थे। लेकिन आज समय है कि हम उस बात को जानें। तो उसमें धर्म ग्रंथ में हम लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, संपत्ति का नहीं था, शस्त्र का नहीं था। ये तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने 7/1/1848 में जो आंदोलन शुरू किया, तो वो आंदोलन 6 दिसंबर 1956 तक भीमराव अंबेडकर तक चला। तो ये जो 108 साल का संघर्ष, ये सफर रहा हमारे देश में, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले से लेकर बाबा भीमराव अंबेडकर तक ये चला। और उसमें हम क्या हुआ इन दिनों, उस समय में संविधान का निर्माण हुआ है। संविधान का निर्माण हुआ। संविधान में कुल आर्टिकल 395 लिखी गई। उसमें 65 आर्टिकल हमारे जो बहुजन समाज के लिए लिखी गई, आदिवासियों के लिए, बहुजन के लिए, ये जो सभी आते हैं, बहुजन 85% में हम जो सभी आते हैं, इनके लिए लिखे गए उनके मूलभूत अधिकार को, शिक्षा का अधिकार हमको वहां से मिला। और उसमें लिखा गया कि 14 साल तक शिक्षा अनिवार्य है और प्रजा का अधिकार है कि वो शिक्षा ले और सरकार की ड्यूटी है कि वो शिक्षा दे। ये हमको हमारे संविधान से मिला। तो हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत ये है कि हम 85% हैं, बहुसंख्यक, और हम मूल निवासी हैं। दूसरी ताकत हमारी है कि हम मूल निवासी हैं। और ब्राह्मणों की कमजोरी क्या है? ब्राह्मणों की कमजोरी है कि वो अल्पसंख्यक है, वो 3.5% है, वो अल्पसंख्यक है और विदेशी है। अब मैंने विदेशी बोला तो बहुत सारे भाइयों को होगा कि विदेशी कैसे हुआ, क्या हुआ, और बहुत सारे क्या मेरे विरोध में भी बोलेंगे कि विदेशी कोई ब्राह्मण भाई देख रहा होगा तो वो भी बोलेगा कि मैं विदेशी कैसे हुआ, मैं तो भारत का हूं। तो विदेशी होने का प्रूफ है मेरे पास क्या, ये प्रूफ है। हर कोई बोल सकता है क्योंकि ये लिखा हुआ है, उन्होंने खुद कबूल किया है कि वो विदेशी हैं, ब्राह्मणों ने। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। ऋग्वेद ऋचा नंबर 10 में लिखा है, हम उत्तर ध्रुव से आए हुए लोग हैं, आर्य अनार्य का युद्ध हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने द आर्किटेक्ट होम इन द वेदास में कहा, किताब में लिखा कि हम बाहर से आए हुए लोग हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि मेरे स्वराज्य का मतलब ये नहीं कि भारत से अंग्रेजों को भगाया जाए, बल्कि ये है कि अंग्रेज और ब्राह्मण मिलकर भारत पे राज्य करे। जवाहरलाल
नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि हम एशिया से आए हुए लोग हैं, यह बात हमें भूलना नहीं चाहिए। हम एशिया से आए हुए लोग हैं, यह बात हमें भूलना नहीं चाहिए। ऐसा 30 पत्र इंदिरा को लिखा जब इंदिरा हॉस्टल में पढ़ाई करती थी। वोल्गा से गंगा में केदारनाथ पांडे ने लिखा कि हम बाहर से आए हुए लोग हैं। मंच ऑफ थॉट्स में वोल्कर ने लिखा कि मुगल और अंग्रेज बाद में आकर पराजित किए, परंतु हमने सबसे पहले भारत के लोगों को पराजित किया। इसलिए हम भारत के लोगों के स्वामी हैं और वे हमारे गुलाम हैं। कौन है? हम उनके स्वामी हैं और वे हमारे गुलाम हैं। राजा राममोहन राय ने इंग्लैंड जाकर भाषण दिया कि हमने हजारों सालों से अपना घर छोड़ा था, मैं अपने घर वापस आया हूं। 21 मई, ध्यान से सुन लेना, 21 मई 2001 को डीएनए खोज टाइम्स ऑफ इंडिया में सिद्ध किया गया कि ब्राह्मणों का डीएनए यूरेशियाई लोगों से 99% 90 मिलता है। और एक और बात बता दूं, 2004 में जब प्रधानमंत्री वाजपेयी इंग्लैंड भ्रमण पर थे, 2004 में जर्मन भ्रमण पर थे, यात्रा पर थे, तो एक पत्रकार उनसे मिला, ये मैंने नोट बना के रखा है। एक पत्रकार उनसे मिला और उसने सवाल पूछा, आपको इस देश में आकर कैसा लग रहा है? वाजपेयी ने जवाब दिया कि हमें अपने पितरों के देश में आकर गर्व हो रहा है। क्या हो रहा है? हम अपने पितरों के देश में आकर गर्व हो रहा है। यह सुनकर पत्रकार हैरान हो गया। पत्रकार ने फिर सवाल पूछा, पत्रकार, आपको यहां कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री वाजपेयी, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अपनों के देश में हूं। वो कैसे? पत्रकार पूछ रहा है, वो कैसे? प्रधानमंत्री वाजपेयी, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, वहां तो हम शासन करने गए हैं। समझ रहे हो? हम यहाँ के मूल निवासी हैं, वहां तो हम शासन करने गए हैं। पत्रकार, आप वहां अल्पसंख्यक होते हुए भी शासन कैसे कर रहे हैं? प्रधानमंत्री वाजपेयी, हमने वहां के मूल निवासियों बहुजन समाज को जातियों में बांटकर गुलाम बना रखा है ना? जातियों में बांटकर हमको क्या करा? गुलाम बना दिया। किसी को हिंदू, किसी को मुसलमान, किसी को ईसाई, ये वो, ऐसा करना वैसा करना, ये सब कहाँ से पैदा हुआ? हम तो इंसान है, इंसानियत एक धर्म है, काटोगे तो खून एक जैसा निकलेगा, है ना? किसी का काला, किसी का पीला, किसी का नीला नहीं निकलेगा। ये तो इंसान। जाति किस में होती है? जानवर में होती है। कैसे पता चलता है? भैंस अलग गोबर करती है, घोड़ा अलग करता है, इंसान क्या करता है? इंसान का एक जैसा होता है। मतलब इसमें कोई जाति नहीं है, सीधी सी बात है। तो फिर पत्रकार पूछता है, तो क्या भारत में कभी क्रांति हो सकती है? क्या भारत के लोग कभी शासक बन सकते हैं? तो प्रधानमंत्री वाजपेयी जी कहते हैं, बिल्कुल नहीं। पत्रकार पूछता है, क्यों? प्रधानमंत्री वाजपेयी जी कहते हैं, जो लोग अपने बच्चों का नाम तक नहीं रख सकते, जो लोग अपने घरों में हमारे कहे बगैर गृह प्रवेश नहीं कर सकते, वो लोग क्या खाक शासक बनेंगे? तो पत्रकार पूछता है, क्या मतलब है आपका? प्रधानमंत्री वाजपेयी जी कहते हैं, उनके बच्चों का नामकरण हम करते हैं और घर में प्रवेश की इजाज़त भी हम देते हैं। ऐसा गुलाम बनाया है कि कभी भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते या विरोध नहीं कर सकते। पत्रकार कहता है, प्रधानमंत्री जी, अच्छा तरीका अपनाया है आपने। तो दोस्तों,
ये है उनका विदेशी होने का सबूत। अभी हम आगे देखेंगे तो हमारी शिक्षा पे मैं बात करूंगा। तो अब ब्राह्मणों को पता चल गया कि ये 85% लोग हैं, अगर ये शिक्षित हो जाएंगे तो ये बहुत कुछ जान जाएंगे, ऐसी बहुत सारी बातें ये पहले से जानते थे, ये बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। तो शिक्षा को लेकर बाबा साहब ने क्या कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो गुर्राएगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो गुर्राएगा। तो इन्होंने ब्राह्मणों ने क्या किया, प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक इनका क्या कि जो आदिवासी समाज, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी जो भी समाज है वो उनको शिक्षा से वंचित किया जाए। मैंने शुरू में बोला कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उसमें कोई अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है, उसकी शिक्षा स्तर को खत्म कर दो तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो अगर किसी जाति विशेष को भी बर्बाद करना है तो वहाँ का शिक्षा स्तर खत्म कर दो, सीधा सा गणित है। अगर शिक्षित नहीं होंगे तो कुछ जान नहीं पाएंगे और आगे बढ़ नहीं पाएंगे, तो गुलाम के गुलाम। तो अगर आंकड़ा लिया जाए हमारे देश में 135 से ऊपर जनसंख्या, 135 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है, तो अगर आंकड़ा उदाहरण के लिए हम 100 करोड़ भी पकड़ लें तो उसमें 85% हम बहुजन समाज हैं, आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी। तो अगर ब्राह्मणों को अगर 100% भी शिक्षा दी जाए तो उनके 3.5% के हिसाब से 3.5 करोड़ लोग शिक्षित होंगे। और अगर बहुजन समाज, एसटी, एससी, ओबीसी को अगर 50% शिक्षा मिले, 50% अगर शिक्षा उनको दी जाए तो वो कितने होंगे, 42 करोड़ लोगों को शिक्षा मिल जाएगी। अगर वहाँ से नहीं कम करें, 25% शिक्षा दी जाए अगर हमारे लोगों को, तो भी शिक्षित होंगे 21 करोड़ लोग। और अगर 10% भी शिक्षा दी जाए तो हमारे लोग शिक्षित होंगे 8 करोड़ लोग। और अगर 5% भी शिक्षित किए जाए तो हमारे लोग होंगे 4 करोड़ शिक्षित। अगर 5% हम और 100% ब्राह्मण अगर शिक्षित होता है तो भी हमसे कम है, 4% हम और वो 3.5%। तो ब्राह्मणों ने ये, इसको ब्राह्मण अच्छे से समझते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, इस बात को मतलब वो समझते थे, जानते थे, इसलिए ब्राह्मणों ने 2009 में राइट टू एजुकेशन नाम का कानून पास किया, जिसमें पहली से लेकर 8वीं तक एग्जामिनेशन ख़त्म कर दिया, जिसमें कंपटीशन ख़त्म हो गया। 1 से लेकर 8वीं तक बच्चे यूं ही पास हो जाते हैं, पढ़ो या मत पढ़ो, सरकार का ऐसा नियम है 1 से लेकर 8वीं तक पास करना है। डिजिटली हम क्या हैं, शिक्षित। पर इधर देखो तो ना अनार का आम का 1 2 3 1 2 3 4 5 10 20 तक गिनती नहीं आ रही, 8वीं तक वाले बच्चों को 100 तक गिनती नहीं आ रही। अभी ऐसी हालत है हमारे देश की। तो ये क्या, उन्होंने पहले से ही ऐसा कानून किया। उनको पता था कि अगर आदिवासी पढ़ जाएंगे, आदिवासी जान जाएंगे, बहुत सारी बातें पहचान जाएंगे, संविधान के बारे में जानेंगे, तो अपने हक अधिकार मांगने लग जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। तो शिक्षा, वो ब्राह्मण क्या बोलते हैं कि मेरिट में आओ, है ना, कंपटीशन करो, ये करो, वो करो। तो जो प्राचीन काल से ही ब्राह्मणों में प्राचीन काल से ही शिक्षा थी, तो विश्व के 200 मतलब विश्वविद्यालयों में अगर उनके पास पहले से ही शिक्षा थी, अगर आपने इतना मेरिट किया, ये किया, वो किया, तो 200 विश्वविद्यालयों में एक भी भारत का नाम नहीं है। कहाँ है मेरिट? पूछो ब्राह्मणों से, कहाँ है मेरिट? ये जो छोटे छोटे हैं इधर उधर सब गुमराह चल रहे हैं। अभी अपने लोग क्या हैं, गुमराह हैं, कोई धर्म के नाम को लेके, कोई जाति को नाम को लेके गुमराह में चल रहे हैं। तो हमारा आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन आप लोगों को जागरूक करने का मेरा ये है कि आप लोग इन बातों को समझें, जानें और अपने लोगों को बताएं। जो लोग अनपढ़ हैं, हमारे बाप दादा तो पहले से ही अनपढ़ हैं, उनको कुछ पता नहीं। आज अगर हम थोड़े शिक्षित हुए तो शिक्षा का प्रचार हम लोगों में अच्छे से कर सकें। तो यही बात मैं आप सभी भाइयों से कहना चाहता हूं। आपने ये वीडियो देखा इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और फिर से जय आदिवासी, जय मूल निवासी, जय भारत।